इजरायल और ईरान के तनाव में न्यूक्लियर अटैक का एंगल आ गया है और इस गंभीर खतरे की वजह बनी है लेबनान में मची तबाही। जी हां, सबसे पहले आपको लेबनान विध्वंस का हाल बताते हैं कि क्या है वहां पर सिचुएशन, जरा उसको समझिए। जहां 250 हिजबुल्लाह लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन में अभी तक मारे जा चुके हैं। 250 हिजबुल्लाह लड़ाके अभी तक के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं, उनका खात्मा हो चुका है। बिल्कुल, तो लेबनान में कैसी तबाही मची, इसके अलावा 2000 ठिकानों पर अभी तक एयर स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स की तरफ से की गई। बिल्कुल तबाही की कहानी आगे देखिए, किस तरह से यहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है। 2000 लोग हमलों में अभी तक मारे गए हैं, अभी तक के अटैक की स्थिति। इसके अलावा 10,000 लोग अभी तक घायल हुए हैं। यह हाल इस वक्त इजराइल का है, इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद लेबनान 800 से ज्यादा स्कूल शरणार्थी कैंप बन चुके हैं, यानी स्कूलों में लोगों को शरण दी जा रही है। और साथ ही साथ 2 लाख, जी हां, यह आंकड़ा आप देखिए, सीरियाई लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है, यह जानकारी सामने आ रही है। 76,000 लेबनानी सीरिया की ओर भाग रहे हैं, यानी कि सीरिया में ही शरण लेने की कोशिश की जा रही है। और 12 लाख की संख्या लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये इस वक्त हालात इस वक्त लेबनान के अंदर बनते हुए नजर आ रहे भारी तबाही के बाद। तो ये आंकड़े लेबनान की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि इस वक्त लेबनान में हमलों के बाद हालात क्या हैं। देखिए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी भी इजराइल ने कर ली है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था हमला और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। तो अब बड़ी जानकारी ये कि ईरान पर हमले के लिए सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमला कब, कहां और कैसे होगा, ये इस वक्त का सबसे अहम सवाल है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरान में किसी भी वक्त इजराइल का हमला हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का प्लान है। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक की तरफ से बड़ा दावा, ईरानी ऑयल रिफाइनरी भी टारगेट पर है। खामनेई की धमकी के बाद एहूद का यह बहुत बड़ा बयान। तो आप देखिए, इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसकी तरफ से मंजूरी मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है और कभी भी अब इसके बाद ईरान पर हमला हो सकता है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का बस एक ऑर्डर और उसके बाद ईरान के ऊपर बारूद बरसा दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। तो एहूद की तरफ से जो विनाशक वाणी की गई, इस पर और सारे डिटेल आपको दे रहे हैं मेरे सहयोगी रवि। बिल्कुल, एहूद की विनाश वाणी क्या है, ईरान में एटमी क्या तबाही के संकेत हैं ये। ईरान में परमाणु तबाही मचाने का प्लान तैयार हो चुका है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान है। ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक हवाई हमले होंगे। अमेरिका से रिफाइनरी पर हमले को लेकर चर्चा। एहूद बराक पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल, उन्होंने ये बात कही है और ये साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से ये बड़े हमले हो सकते हैं। देखिए, ईरान की रिफाइनरी की बात करें, ये देखिए आबादान में है और यहाँ पर लगभग 3,50,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ पर तेल यहाँ से निकलता है, रिफाइन होता है। और इस्फहान की बात करें 2,80,000 बैरल प्रतिदिन। अराक की बात करें 2-2.5 लाख बैरल प्रतिदिन और बंदेर अब्बास में 2,30,000 बैरल प्रतिदिन, तेहरान में 2,20,000 बैरल प्रतिदिन। ये है रिफाइनरीज ईरान की अहम जो निशाने पर हैं इजराइल के। तो ये तमाम जो टारगेट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, उनसे चर्चा करेंगे इस पर कि क्या ये जो रणनीति है ये अपने आप में एक बड़े युद्ध का संकेत है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे लेबनान से। लेकिन पहला सवाल डीके पांडे सर आप ही से, ये जो अब हम देख रहे हैं कि प्रतिष्ठानों को टारगेट करने के बाद, चाहे वो न्यूक्लियर रिफाइनरीज हो, अभी तो हम देख रहे थे आर्म्स डिपो को या फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब ये स्टैब्लिशमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पे है। मतलब साफ है कि हमले होते हैं तो युद्ध का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से बातें जो है वो विस्तृत होंगी, दायरा बढ़ेगा, लेकिन देखने का सवाल ये है यहाँ पर कि इजराइल अगर अटैक करता है तो कैसे करेगा। उसके पास 3 तरीके हैं, एयर, लैंड और सॉफ्ट किल्स।
तो एयर में अगर हम देखें ऑप्शंस क्या क्या उसके पास हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरे उसके पास हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जिनका प्रयोग कर सकता है, ब्लास्टिंग मिसाइल्स है। जेरिको 3 जो है वो 2500 किलोमीटर तक जा सकती है और हमें पता है कि ईरान इजराइल से 1500 किलोमीटर के आसपास है औसतन। तो तीसरा ऑप्शन बचता है ड्रोन्स का। तो इन हालात में तीनों का कैसे प्रयोग होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि इजराइल को लेना होगा। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है सॉफ्ट किल का, मेरे ख्याल से वो बहुत ही पेचीदा तरीके से हल कर सकता है आक्रमण के तरीके को। लेकिन आप टारगेट किसको बनाएं, टारगेट बनाने की बात है तो निश्चित रूप से 6 एनालिस्ट से ये सवाल पूछा गया कि टारगेट क्या हो सकते हैं। सबने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर साइट्स जो है वो टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि बाइडन ने कहा है कि अगर मैं कमांडर होऊंगा तो मैं कभी अटैक नहीं करूंगा न्यूक्लियर साइट्स पर। तो सीधा सा संदेश जो है अमेरिका की तरफ से यही गया हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स को आप मत टच करिए। यूरेनियम जो रिफाइनरीज हैं उनको भी अभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक जो बैलेंस है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा। $80 प्रति बैरल के आसपास औसतन अभी रेट चल रहा है, 80 से थोड़ा कम है। तो ये बताता है कि हर एक की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद। जो है चीजें जो है बहुत तेजी से इकोनॉमिक। बिल्कुल डीके पांडे सर, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए अमेरिका की तरफ से वार्न भी किया गया। हालांकि इजराइल क्या करेगा ये इजराइल ही जानता है। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला, आईडीएफ ने घर को धमाके से उड़ाया। इजरायली आर्मी ने वीडियो को जारी किया, तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, आप जरा तस्वीर देखिए। दक्षिणी लेबनान में लगातार बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा और जिस इमारत को निशाना बनाया गया, जानकारी है कि हिजबुल्लाह ने इसको ठिकाना बना रखा था और इसके बाद इजरायली आर्मी ने इस इमारत को ध्वस्त कर दिया। और इजराइल के हमले से फिर दहला बेरूत के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई है। 10 दिनों में बेरूत पर आईडीएफ की बमबारी लगातार हुई है। 10 दिनों से ये बमबारी, ये हमले जारी हैं। तो एक बार फिर से बेरूत पर हमले हुए, तस्वीरें सामने आई है, ये देखिए। هي ضربة موضوعية، هيدي ضربة موضوعية। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में आईडीएफ का बड़ा हवाई हमला, हमले के बाद धू धू कर जल उठा पूरा इलाका। तस्वीर आपको दिखाते हैं बेका वैली की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, और उसके बाद आपको आग की लपटें छूटती नजर आ रही है। वही जगह है जहां पर तबाही मचाई गई। और ईरान को लेकर यह भी आशंका है कि किसी भी वक्त ईरान में हमला हो सकता है। न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले की आशंका बढ़ी हुई है। ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर हो सकते हैं। जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि ऑयल रिफाइनरीज एक ऐसे टारगेट है जिसको निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के मत जरूर हैं। अमेरिका का भी स्टैंड सामने आया है, लेकिन बड़े हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से है। और ये हमले कहां होंगे, इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। और इजरायली प्लान पर अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूक्लियर साइट पर इजराइल की चुप्पी, न्यूक्लियर साइट पर हमले से इनकार नहीं। यूएस विदेश मंत्रालय के बड़े अफसर ने यह बात कही। तो न्यूक्लियर साइट्स को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या बातें आई हैं, क्या कहा गया है, जानने के लिए सीधे चलते हैं करुणा के पास। बिल्कुल, और देखिए अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर बेस को तबाह करने वाला है? संकेत क्या मिल रहे हैं? पहला संकेत आप जरा देखिए जो सामने आ रहा है, इजराइल को न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहिए। ट्रंप का यह बयान है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार के रिपब्लिकन उम्मीदवार उनकी तरफ से ये जो बहुत बड़ा बयान दिया गया, पहले हमला करो, नतीजे के बारे में बाद में सोचो, ये ट्रंप की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा दूसरा संकेत कहां पर नजर आ रहा है? नेतन्याहू की चुप्पी में। न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करने का भरोसा नहीं दिया गया।
जब उनसे सवाल पूछा गया तो अमेरिका को अभी तक आगे का प्लान नहीं बताया गया है। नेतन्याहू की जो चुप्पी है वो साफ तौर पर बड़ा संकेत दे रही। तीसरा संकेत क्या है? पूर्व इजरायली पीएम एहूद बराक का बयान आप जरा देखिए और समझिए। न्यूक्लियर साइट पर सांकेतिक स्ट्राइक हो सकती है। अब इस सांकेतिक स्ट्राइक का मतलब क्या है यह हम समझेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मिलिट्री टारगेट्स पर भी हमला संभव है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये तमाम जो संकेत है वो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो तमाम संकेत हैं, चाहे अमेरिका से बयान हो डोनाल्ड ट्रंप का या फिर जो इजराइल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के वो तो हमेशा इसे टारगेट पर रहे हैं, अगर इजराइल हमला करता है तो क्या यह हमला सीधे न्यूक्लियर साइट्स पर होगा? मैं ये देखना चाहता हूं कि नेतन्याहू का एम क्या है। उनका एम ये है जो उन्होंने प्रण के साथ कहा है कि मुझे हिजबुल्लाह को मान में भेजना है और वो वापस ना आए, ये भी हम बाद में देख लेंगे। तो उस टैक्टिकल एम के साथ वो लड़ रहे हैं और इसमें वो कोई इधर उधर अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित ना हो जाए, एस्केलेशन वॉर का ना हो, इसलिए वो बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं और ईगो सेटिस्फैक्शन की बात से लड़ाई चल रही है। अब ये बात कहें कि पूरे सिचुएशन में ईरान और अमेरिका को एक तरह से वॉर में सक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो बाइडेन का या ट्रंप का जो आप बयान देख रहे हो, मैं तो एक तो इसको दूसरी तरह से देखता हूं। अमेरिका एक तरह से बड़े, उनका जो देश है एक तरह की बात कर रहा है। जो लीडर जो गवर्नेंस में है वो कह रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं होनी चाहिए और जो अपोजिशन में है वो कह रहा है कि अटैक होना चाहिए। कहने का मतलब वो घुमा के रखना चाहते हैं इजराइल को, डिटरेंस के रूप में उसको डरा के रखना चाहते हैं कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। तो एक तरह से ये मान के चलो आप। अब रही बात इजराइल की, तो इजराइल को 180-200 मिसाइल के 2 बार अटैक झेलने पड़े हैं जिनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और मिनिमम डैमेज के साथ चुप है। ईरान कहता है कि हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक अब नहीं करेंगे, मेरा काम हो गया, अगर कुछ करता है तब देखेंगे। तो इजराइल कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें वो उसकी 3 चॉइसेस हैं, जैसे अभी आपने सुना। पहला है उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शिपिंग को डिस्ट्रॉय करना और तीसरा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो अभी वो मिलिट्री टारगेट्स पे अभी तक कभी भी उसने कोई अटैक नहीं किया। उनके जो लीडर थे हमास के, उसको उन्होंने घर में मारा। कोई भी टारगेट पे ईरान के इजराइल ने अटैक नहीं किया है और नहीं करना चाहेगा ताकि एस्केलेशन ना हो और लेबनान में अपनी कामयाबी वो हासिल कर सके। तो मैं उसको लोकलाइज वॉर मानता हूं और जो भी होगा पॉस्चरिंग होगी, थोड़ी बहुत डैमेजेज होगी, थोड़ी बहुत मानवता घायल होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड वॉर है, लेकिन इसके इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल नजर आ रहे हैं और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये इंपैक्ट और बढ़ सकता है। और देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट अटैक, गैलिली और गोलन की पहाड़ी को टारगेट किया है और हमले के बाद गैलिली और गोलन पर भड़की है आग। तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद से, किस तरह से यह अटैक किया गया। गैलिली और गोलन की पहाड़ी पर यह हमले हुए हैं, ये देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर एक बार फिर से हमला किया। रॉकेट अटैक से मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान पहुंचा है। गोलान हाइट्स पर इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है और यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है। देखिए आप, और इस बीच इजराइल को ईरान की धमकी। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मोहम्मद इस्लामी ने बयान दिया है, न्यूक्लियर साइट पर हमला मूर्खता होगी, इजराइल को करारा तमाचा पड़ेगा, यह कहा है। इजराइल को हमारे जवाब का अंदाजा नहीं है। तो ईरान की तरफ से इजराइल को यह चेतावनी, खासकर उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक की कंडीशन में यह चेतावनी दी गई है। तो देखिए इजराइल को यह धमकी दी गई है क्योंकि ईरान को भी अंदाजा है कि हो सकता है इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जाएं और एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ऐसे में न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो सुरक्षित रहें, इसको लेकर बार बार ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है धमकी के अंदाज में। और ईरान में क्या क्या टारगेट पर है जरा उसको भी देख लीजिए। तो सैन्य बेस निशाने पर है, इजराइल के एयरबेस निशाने पर हो सकते हैं, मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इजराइल को के द्वारा, क्योंकि
लंबी दूरी के हमले में सबसे ज्यादा इजराइल के लिए समस्या यही है और सबसे बड़े तेल डिपो पर भी नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल। न्यूक्लियर अड्डा इनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते। जो बाइडेन का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमला नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर साइट्स पर। हमला कब करना है, इजराइल में इसकी योजना बन रही है, लेकिन हमले को अनुमति यहां की सिक्योरिटी कैबिनेट ने दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली मीडिया के हवाले से ये बातें सामने आई है, ये सारी जानकारी सामने आई है। तो सबसे अहम इस पूरे मामले में यह बात हो जाती है कि इजराइल वाकई में क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। शरदेंदु सर, आपके पास आऊंगा मैं। वाकई में क्या अमेरिका जो कह रहा है उसका अर्थ यही है कि न्यूक्लियर साइट्स को छोड़ दो? क्योंकि अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जिसको ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से खटकता रहा है। वो किसी भी कीमत पर इस प्रोग्राम को खत्म करना, एंड करना चाहता रहा है, और इससे अच्छा मौका क्या होगा? देखिए, अमेरिका के जो बाइडेन है, उन्होंने न्यूक्लियर साइट और ऑयल रिफाइनरी पे अटैक ना करने की सलाह दी है, लेकिन इजराइल क्या सोच रहा है ये सबसे बड़ा। पूरा विश्व का कौतूहल आज की डेट में इजराइल पे हैंग कर रहा है कि कब और कहां वो स्ट्राइक करेंगे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक टारगेट है, इस पर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से बनता है, लेकिन कई तरीके के कंपल्शन है, कई तरीके के उनके ऊपर प्रेशर काम कर रहे हैं। अयतुल्ला खमेनी ने भी बोला कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर से स्ट्राइक हो गया, और तमाम तरीके के इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या पॉलिटिकल जो लोकेशन है उस पर स्ट्राइक ना करके, या ऑयल रिफाइनरी या न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक ना करे, और वो अपने ऑपरेशन को ईरान में ना लॉन्च करे। इसीलिए उनके प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया कि जो हमने स्ट्राइक करना था वो कर दिया, युद्ध ईरान नहीं चाहता है। लेकिन अगर इजराइल को आप एनालाइज करेंगे, उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट के डिसीजन देखेंगे, तो हमला तो ईरान पे होना ही होना है, लेकिन कब होना है, वजह यह है क्यों। बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ईरान ये जरूर बोल रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन 1 अक्टूबर को जो हमला किया गया उसने छेड़ दिया है इजराइल को, और उसके बाद इजराइल अब हमला करेगा ये माना भी जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यमन में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी, हुदैदा और सना पर एयर स्ट्राइक, 1 घंटे में 15 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, ये मिसाइल जो गिरी आकर, ये जो हमला किया गया, ये लाइव कैप्चर हुआ है कैमरे पर। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बार यमन में जो हूती के ठिकाने हैं वहां पर हमला बोला। इससे पहले आपको हमने दिखाया था इजराइल की तरफ से भी कुछ ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया था, हुदैदा पोर्ट और आसपास काफी नुकसान पहुंचा था। और अब बारी अमेरिका और ब्रिटेन की। और एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ब्रिटेन का दावा सामने आया। यमन की सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट। अमेरिका ब्रिटेन के मुताबिक ईरान की मदद से जमा किए गए थे हथियार, और इस वजह से ये हमले किए गए हैं, ये टारगेट्स हिट किए गए हैं। तो तस्वीरों और जानकारियों से यह साफ है कि इजराइल को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी की है। हूती विद्रोही पिछले कुछ सालों से लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों के जहाजों पर हमला बोलते रहे हैं। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी हमला बोला था, और उसके बाद अब अमेरिका ने एक्शन लिया है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के 15 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है, बारूद बरसाया है। उनके हथियार ठिकाने और दूसरे उपकरणों को निशाना इस बार बनाया गया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। कुछ और जानकारी इसको लेकर है, रवि मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, अब मिडिल ईस्ट में इतने मोर्चे खुल गए हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या ये इजराइल के लिए एक निर्णायक जंग है? क्या ये जो वॉर है ये डिसाइसिव होगी इजराइल के लिए? तो सबसे पहले जरा कुछ बातें समझ लेते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला नंबर 1 टारगेट क्या है? हमास। और हमास को किस तरीके से कंट्रोल किया, किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया, ये हमने देखा है। एक एक करके लड़ाकों को चुन चुन करके मारा गया, संगठन के ठिकानों को तबाह किया गया, और आईडीएफ जवान ये अपना ऑपरेशन करके वापस भी लौटे हैं। तो ये हमने देखा था कि किस तरीके से अपने पहले टारगेट को हिट किया था। हमास की बात कर रहे हैं हम। ग्राउंड के सभी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, टनल युद्ध लंबा चला,
और देखिए टनल में भी एक चुनौती रही, लेकिन इसको भी आईडीएफ ने डील किया और ये पहला टारगेट था हमास जिसको इन्हें खत्म करना था, जिसे इन्हें टारगेट करना था। अब दूसरे टारगेट की बात करते हैं, हिजबुल्लाह से युद्ध जारी है। लेबनान सीमा के सारे ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 10 दिन से बेरूत पर नॉन स्टॉप बमबारी चल रही है और ग्राउंड ऑपरेशन से इलाका खाली कराया गया है। यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तीसरा टारगेट ईरान, जी हां, ईरान से तनातनी बढ़ चुकी है। मिसाइल हमलों के बाद जवाब दिया जाएगा, जिसकी अनुमति भी मिल चुकी है। नए तरीके से स्ट्राइक कर सकता है इजरायल और निशाने पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ईरान के। चौथा है हूती, जो कि एक प्रॉक्सी है ईरान का। यमन में संगठन के ठिकानों पर हमला चल रहा है। अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने स्ट्राइक की है, हथियारों को नष्ट करने के लिए हमले किए गए हैं और किसी भी वक्त आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हो सकती है हूती लड़ाकों के खिलाफ। और पांचवा टारगेट है ईरान में भी प्रॉक्सीज हैं जो टारगेट कर रहे थे इजरायल को। तो यहां पर क्या, तो देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस हमलावर हैं और उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इजरायल पर कई हमले उन्होंने किए हैं। अभी आईडीएफ दूसरे मोर्चों पर फोकस कर रही है। कभी भी इन पर पलटवार हो सकता है, इराक में ऐसे एलिमेंट्स पर पलटवार हो सकता है। छठा टारगेट सीरिया में है। ईरान समर्थित संगठन यहां पर एक्टिव है। हथियार की सप्लाई का रूट है ये और यहां भी विध्वंसक स्ट्राइक तय है आने वाले समय में, क्योंकि ये भी इजरायल के निशाने पर हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो टारगेट हैं और जिस तरीके का एक स्ट्रैटेजिक मूव है इजरायल का, ये समय की बात है ये सारे टारगेट हिट होने। डीके पांडे सर, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सारे टारगेट, ये सारे लक्ष्य भेदे जाने हैं, सिर्फ मामला है समय का, कब, कहां, कैसे। ये समय गवाह है कि इजराइल ने जो सोचा, जो प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये टारगेट अगर हैं तो निश्चित रूप से मैं इसलिए हैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इजराइल क्या इसको एसेस करता है, कैसे करता है और समय कब चुनता है इसके लिए। लेकिन अभी जो मुख्य टारगेट है वो ईरान में, उसके बारे में दो चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहला जो मेरे हिसाब से, अगर मैं मिलिट्री कमांडर हूँ, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो पहला मेरा उद्देश्य होगा कि जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है ईरान की, अगर मैं कुछ आगे जाता हूँ मोर पेनिट्रेशन में, तो मुझे सामना करना पड़ेगा उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स का और बाकी दूसरे आर्म्स एम्युनिशन का। तो मुझे पहले उनके जितने मिलिट्री टारगेट्स हैं वो क्या होंगे, मिसाइल लोकेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स और पावर प्लांट। अगर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो निश्चित रूप से जो उसकी लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। सस्पेंस इसमें बनता है कि क्या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 होगा। ध्यान रहे, प्रॉमिस 1 हुआ जब हानिये मारे गए, जब नसरुल्लाह मारे गए तो 2 हुआ, क्या 3 होगा? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है देखने के लिए। लेकिन न्यूक्लियर साइट्स का नंबर आएगा बिल्कुल। और डीके पांडे सर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं तमाम प्रॉक्सीज, अगर उनको खत्म कर दिया जाता है तब ईरान की जो ताकत है वो आधी से भी कम रह जाएगी। शायद यही वजह है कि एक एक करके इन सभी को एलिमिनेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हो सकता है बड़ा हमला, अमेरिका ने जताई है 7 अक्टूबर जैसे हमले की आशंका। और 7 अक्टूबर बेहद करीब, अमेरिका ने इजराइल को आगाह कर दिया है 7 अक्टूबर को एक और बड़ा हमला हो सकता है। ये अमेरिका की तरफ से इजराइल को आगाह किया गया। आपको याद होगा बीते साल 7 अक्टूबर क्या हुआ था, जब हमास की तरफ से सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया था इजराइल के ऊपर। या तो ऑपरेशन 7 अक्टूबर पार्ट 2 क्या है, ये पूरा ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो इजराइल पर 7 अक्टूबर की तरह बड़े हमले की आशंका है। बड़ी खबर क्या है, हमास हिजबुल्लाह के लड़ाके कर सकते हैं ये हमला और बॉर्डर से सटे इलाकों पर ड्रोन अटैक की आशंका बनी हुई। और देखिए, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बहुत बड़ा दावा है। अब खास बात क्या है, विद्रोही संगठनों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी, अचानक से हमले का जो प्लान है वो इजराइल के खिलाफ बनाया जा सकता है और इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से आगाह किया गया।